नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में बनने वाले असफल विवाह के योगों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की समय की यह एक बहुत अधिक ज्वलंत समस्या होती जा रही है। सबसे पहले तो अपनी मन मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुरूप वर या वधू मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि आप अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए चलते हैं तो आप देखते हैं कि पहले तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है, और फिर अगर मिल भी गया, मान लीजिए आपने अपने पुत्र या पुत्री का विवाह किया भी है, तब उसके बाद जो समस्याएं आनी शुरू होती हैं वह बहुत अधिक भयावह हो जाती हैं, बहुत अधिक परेशान करने वाली हो जाती हैं। क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि विवाह के टूटने का प्रचलन एक बहुत अधिक बनता जा रहा है और बहुत अधिक हम इस समस्या को देखते जा रहे हैं कि विवाह चलने मुश्किल हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? अक्सर लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि आजकल बर्दाश्त की कमी हो गई है, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती, या लड़के भी अधिक आज़ाद ख्याल हो गए हैं, इस कारण से ऐसी समस्याएं आती हैं। कभी लगता है कि पैसे के लालच के कारण ऐसी समस्याएं आती हैं। वो सब एक कारण अलग तरीके से बन जाते हैं। लेकिन यदि हम ज्योतिषीय रूप से इस विषय पर विचार करें तो हम देखते हैं कि कुंडली में बहुत से ऐसे योग बने होते हैं जिसके कारण अक्सर लड़के या लड़की का विवाह जो होता है वह सफल नहीं हो पाता। अच्छा, लोग क्या करते हैं? लोग अक्सर कुंडली भी मिला लेते हैं, कुछ अपने आप मिला लेते हैं, कुछ पंडितों से मिलवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी विवाह के चलने में जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर कुंडली अपने आप से सॉफ्टवेयर पर मिला लेते हैं। उसने हमको बता दिया कि 25 या 26 गुण मिल गए, 27 गुण मिल गए या 30 गुण मिल गए, और ये माना जाता है कि 20 गुणों के मिलने के बाद, 20 से अधिक गुणों के मिलने पर हम विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह से कुंडली मिलाते हैं, या जो कुछ पंडित या ज्योतिषी भी इस तरह से कुंडली मिलाते हैं, वो अक्सर कुंडली की बारीकियों पर ध्यान नहीं देते कि कहीं जिस लड़के या लड़की की कुंडली हम मिला रहे हैं उसमें कहीं कोई विवाह टूटने का योग तो नहीं बना हुआ है, कोई सेपरेशन का योग तो नहीं बना हुआ है, विवाह भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। तो हमें यह देखना होता है कि हमारा जो विशेष रूप से कुंडली है, और उसमें भी हमें दोनों कुंडलियों का अध्ययन करना होता है, जन्म कुंडली भी और नवमांश कुंडली भी। नवमांश कुंडली जो कि विशेष रूप से विवाह के लिए देखी जाती है। तो जब हम देखते हैं कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पर, जो कि हमारा विशेष रूप से विवाह भाव माना जाता है, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तब अवश्य ही विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। और यदि एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसा होता है तब तो इस तरह के चांसेस बनते ही हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि लोग ध्यान से नहीं देखते और लड़का और लड़की दोनों की ही कुंडली में इस तरीके का योग बना होता है कि सेपरेशन का योग बना होता है, तलाक का योग बना होता है, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है और शादी कर दी जाती है यह देखकर कि गुण मिल रहे हैं। और उसके बाद अक्सर हमने देखा है कि इस तरह से परेशानियां आनी शुरू होती हैं विवाहों में कि पता ही नहीं चलता कि अचानक से क्या हुआ। अच्छा खासा देखभाल कर शादी की, अच्छा खासा देखभाल कर विवाह किया, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, लेकिन उसके बाद भी शादी टूट गई, उसके बाद भी दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग रहने लगे। तो
इन योगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, उस कुंडली को समझना बहुत अधिक जरूरी है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सरल शब्दों में अगर समझाना चाहूं तो कुछ योग ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं, विशेष रूप से बहुत ही सरल शब्दों में 2-3 ग्रहों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि यदि कुंडली में उनकी जो प्लेसमेंट है इस तरह से है तो हमें विवाह बहुत अधिक सोच समझ कर करना होगा और विवाह का निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक हमें सोचना समझना होगा। तो वो कौन से ग्रह हैं? देखिए, आप जानते हैं कि सप्तम भाव जो है हमारी कुंडली का, जो 7वां घर है, वह विवाह का घर माना जाता है और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब भाव माना जाता है। तो विशेष रूप से मैंने देखा है कि लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली, ये एक बहुत ही सटीक नियम मैं आपको बता रही हूं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में यदि सप्तम भाव में केतु विद्यमान हो, जो कि विघटन का कारण है, जो कि वैराग्य का कारण है, केतु को वैराग्य का कारक माना गया है, तो हमारी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में यदि सप्तम भाव में केतु विराजमान हो तो अवश्य ही विवाह विच्छेद का योग बनता है। और ऐसा 98-99% कुंडलियों में मैंने देखा है। किसी किसी कुंडली में मैंने देखा है कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में ही केतु विराजमान होता है, तो वहां पर शादी टिकनी बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि केतु जो है वह वैराग्य का ग्रह है। जिस घर में भी बैठ जाता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस घर से संबंधित फलों में कमी करता है, उस घर से संबंधित फलों को हमको मिलने नहीं देता। तो केतु यदि सप्तम भाव में विराजमान लड़के या लड़की की कुंडली में होगा तो अवश्य ही विग्रह का योग बनेगा, विघटन का योग बनेगा, अलगाव का योग बनेगा, तलाक का योग बनेगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किया जाए। मान लीजिए सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो क्या किया जाए। अब इसके लिए पहले तो हमें अध्ययन करना होगा कुटुंब भाव का भी। कुटुंब भाव जो कि द्वितीय भाव होता है कुंडली में, यदि कुटुंब भाव ठीक है, यदि कुटुंब भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है या कुटुंब भाव के स्वामी की या कुटुंब भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, तो उस समय पर यदि आप विवाह का निर्णय लेते हैं या विवाह करते हैं तो हो सकता है कि विवाह में कुछ सफलता मिल जाए। लेकिन हमें शादी करते समय यदि सप्तम भाव में केतु विराजमान होगा तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कभी भी यदि केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर विवाह ना करें जबकि राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, यदि सप्तम भाव में केतु विद्यमान है। विघटन राहु भी कराता है, लेकिन राहु दूसरे तरीके से कराता है। सप्तम भाव में जब राहु बैठा होता है वह पति या पत्नी से प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, संबंधों में भ्रम उत्पन्न कराता है, परेशानी उत्पन्न कराता है और इसके साथ साथ एक काम और कराता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी से अतिरिक्त किसी और संबंध में भी बढ़ावा देता है, या कहा जाए कि द्विविवाह का योग बनाता है। तो इसीलिए यदि सप्तम भाव में राहु या केतु विद्यमान हो तो आप ध्यान रखें कि कभी भी राहु या केतु की दशा में विवाह ना करें और राहु या केतु की दशा में विवाह का निर्णय भी ना लिया जाए। जब वो दशा चली जाएगी उसके बाद आप विवाह यदि करेंगे तो राहु या केतु का प्रभाव बहुत कम होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी दशा में विवाह ना करें? क्योंकि केतु तो विग्रहकारी ग्रह है, विघटन कराएगा ही कराएगा, विग्रह कराएगा ही कराएगा। केतु की दशा में आप विवाह करेंगे तो अवश्य ही जल्दी ही विग्रह हो जाएगा, जल्दी ही अलग होने का योग बन जाएगा। और यदि राहु वहां पर विद्यमान है
और राहु की दशा में आपने यह निर्णय ले लिया, मान लीजिए शादी का निर्णय ले लिया या शादी कर दी लड़के या लड़की की, और उसके सप्तम भाव में लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में राहु विद्यमान है, तो क्या होगा? राहु एक भ्रम का कारक है। राहु भ्रम उत्पन्न करता है। राहु गलत निर्णय कराता है। यदि राहु की दशा में आपने विवाह का निर्णय लिया उस स्थिति में जबकि आपके सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव होगा लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में, तो अवश्य ही आप ऐसा कोई निर्णय ले लेंगे, ऐसे व्यक्ति से शादी का निर्णय आप ले लेंगे जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा, और बाद में जाकर आप दोनों के बीच अलगाव का कारण कुछ ना कुछ अवश्य ही बनेगा। मैंने इस तरह के विवाहों में जहां पर राहु और केतु विद्यमान है ऐसा भी देखा है कि कई बार पता भी नहीं चलता, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, लेकिन यदि केतु विद्यमान है और शादी कर ली और केतु की दशा आई तो जरूर इस तरह के कंफ्यूजन्स आपस में क्रिएट हो जाते हैं, इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं कि पति और पत्नी दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसी तरह से यदि राहु विद्यमान है और राहु की दशा में शादी कर ली तो वह निर्णय अवश्य ही गलत सिद्ध होता है, और क्या होता है कि पति या पत्नी का अलगाव हो जाता है या फिर वह किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ाव का अनुभव करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर शादी टूटकर दोबारा शादी होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु जो है वह द्विविवाह का योग बनाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तमेश स्ट्रांग है या नहीं। यदि सप्तमेश स्ट्रांग है और केंद्र में बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, तो शादी सफल होने का योग बन सकता है, या सप्तमेश उच्च का है तब भी शादी सफल हो सकती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तब भी शादी को सफल किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि कुटुंब भाव सही है, कुटुंब भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है और शुभ ग्रह विराजमान है, या कुटुंब भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जो है वह अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, तो शादी को सफल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि लड़के या लड़की की कुंडली में इस प्रकार के योग बने हुए हैं कि सप्तम भाव पीड़ित है, या वहां पर राहु या केतु विराजमान है, या मान लीजिए द्वितीय भाव भी पीड़ित है, तो हमें यह देखना होगा कि हम उसकी शादी किसी ऐसे लड़के या लड़की से करें जिसका सप्तम भाव मजबूत हो, सप्तमेश मजबूत हो, इस तरह का कोई गलत योग ना बना हो, साथ ही साथ कुटुंब भाव भी स्ट्रांग हो, यानी दोनों में से एक की कुंडली का स्ट्रांग होना बहुत अधिक जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कुंडली देखे बिना शादी कर लेते हैं, मिला भी लेते हैं, चलिए सॉफ्टवेयर पे आपने मिला दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस दूसरे व्यक्ति से आप शादी करने जा रहे हैं उसका कुटुंब भाव कैसा है, उसका सप्तम भाव कैसा है। तो इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान देना बहुत अधिक जरूरी है। इसके साथ ही साथ एक दो और ग्रहों की हम बात कर सकते हैं, शनि और मंगल। मंगल यदि सप्तम भाव में विराजमान है और पीड़ित है, मान लीजिए मंगल नीच का है या वक्री है या शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो यह मारक ग्रह होने के कारण अवश्य ही पति पत्नी में अलगाव कराएगा, या पति या पत्नी की मृत्यु का भी कारण बन जाता है, या अगर मृत्यु भी ना हो तो स्वास्थ्य में बहुत अधिक परेशानी आ सकती है। तो पति या पत्नी के, यानी जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल होगा उसका पति या पत्नी या तो उसको छोड़कर कहीं चला जाएगा, या उसकी मृत्यु का योग बनेगा, या फिर उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, अपने घर का है, उच्च का है, तब इन फलों में अवश्य ही कमी आएगी और मंगल यहाँ पर अच्छे फल देगा। इसी प्रकार से यदि शनि की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, शनि वैसे तो विवाह में देरी कराता है, जनरली अविवाहित होने का योग बनाता है अकेला शनि, या विवाह में बहुत अधिक देरी कराता है, लेकिन शादी को सफल करा देता है। लेकिन यदि यहाँ पर शनि राहु या केतु के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो,
तो अवश्य ही यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट्स देता है, गलत फल देता है। या मान लीजिए लग्न में शनि बैठा हुआ है और शनि की सीधी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तब भी यह विवाह में बाधक होता है, विवाह को समाप्त कराने की या खराब करने की क्षमता रखता है। और विशेष रूप से मंगल, राहु या केतु के साथ बैठकर शनि यहाँ पर बहुत अधिक निगेटिव इफेक्ट देता है, खराब इफेक्ट देता है। तो ये तो हुई पाप ग्रहों की बात कि यदि पाप ग्रहों की स्थिति हमारे सप्तम भाव में बनती है, जो कि मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है, जिससे आपको समझ आ जाए कि शनि, मंगल, राहु और केतु ये 4 ग्रहों की स्थिति यदि हमारे सप्तम भाव में बनती है तो हमें शादी बहुत अधिक सोच समझकर करनी होगी, किसी ऐसे व्यक्ति से करनी होगी जिसका सप्तम भाव स्ट्रांग हो, मजबूत हो। और हमें कुटुंब भाव भी अपना देखना होगा कि हमारा कुटुंब भाव कितना स्ट्रांग है। हमें विवाह भाव के स्वामी को स्ट्रांग करना होगा, विवाह भाव के स्वामी को स्ट्रांग करने के हमें उपाय करने होंगे। इसके साथ ही साथ हमें कुटुंब भाव के स्वामी को स्ट्रांग करना होगा और ये सब उपाय आपको शादी करने से पहले करने होंगे, जिससे जब आप शादी करते हैं तो एक सफल शादी का योग बने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे योग हैं जो अक्सर सेपरेशन का योग बनाते हैं, विवाह में दूरी का योग बनाते हैं। उनके बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक रूल थे वो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं। तो यदि आप इन छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, सबसे अधिक जो खतरनाक है वह केतु यहाँ पर फल देता है। केतु विवाह सफल नहीं होने देता, मंगल असफल विवाह कराता है। इसके साथ ही राहु द्विविवाह का योग बनाता है और शनि राहु या केतु के साथ बैठकर असफल विवाह का योग बनाता है। इसके अलावा कुछ और भी अलग से योग बनते हैं जिनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, जो कि सेपरेशन का योग बनाते हैं और पति या पति पत्नी में अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं सारे योगों को एक ही वीडियो में नहीं समझा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि यदि किसी भी प्रकार से हमारे सप्तम भाव पर राहु, केतु, शनि या मंगल का प्रभाव हो, इन ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई हो, तो अवश्य ही हमें शादी करते समय बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए और जिस व्यक्ति से हम विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली का हमें अच्छी प्रकार से अध्ययन करा लेना चाहिए। क्योंकि शादी एक ही बार होती है, शादी होने के बाद में परेशानी आए और शादी असफल रहे उसका कोई फायदा नहीं है। और आप यकीन मानिए कि जितनी मैंने असफल शादी देखी हैं, जितनी भी शादियां असफल होती हैं, उनकी कुंडलियों का यदि अध्ययन किया जाए तो पति या पत्नी में से किसी एक की कुंडली में अवश्य ही इस तरह के ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव में बनी होती है। या सेपरेशन के कुछ अन्य योग भी हैं जो कि बने होते हैं, जिनका हम अलग से भी अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगी कि आप विवाह करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें, क्योंकि विवाह जो है वह जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई भी दोष है तो आप बहुत अधिक सोच समझकर और दूसरे व्यक्ति की कुंडली को ठीक प्रकार से देखकर ही विवाह करें और इस तरह के ग्रहों की, राहु या केतु के ग्रहों की दशाओं में विवाह का निर्णय ना लें। आशा करती हूँ आप मेरे बताई हुई बात से समझ गए होंगे कि हमें विवाह करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। और हाँ, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। यदि किसी भी प्रकार से आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना होता है तो वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।